हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां ज़ियाओ यान ने सक्सेसफुली स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टियान हाउ के लिए एक बॉडी को रिफाइन कर दिया था, जिसके चलते मास्टर टियान हाउ डाउ ज़ोन रियलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। जिसके बाद तो मास्टर टियान हाउ ने बहुत ही इजीली आइस ग्लेशियर वैली के सभी एल्डर्स को भी ठिकाने लगा दिया था। लेकिन एल्डर टियानची किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकला था और एपिसोड के एंड में हमने देखा था ज़ियाओ यान ये फैमिली के अंदर आते हुए उनकी ब्लैक फायर क्लैन से जान बचाता है। जिसके बाद ज़ियाओ यान के कहने पर मास्टर ये चोंग ने ज़ियाओ यान को अपना एंशिएंट अल्टर भी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मिस जूनर को देखते हैं, जो कि एक जगह पे खड़ी हुई ज़ियाओ यान को याद कर रही थी और तभी मिस जूनर का एल्डर वहाँ पे उसके पास आकर उसे वहाँ पे बताता है कि मैंने यंग मास्टर ज़ियाओ यान के बारे में पता लगा लिया है। आपने उस एल्डर की ये बात सुनकर मिस जूनर वहाँ पे जल्दी से अपने उस एल्डर से सवाल करते हुए पूछती है कि कहाँ है वो, जिसपे वो एल्डर भी वहाँ पे मिस जूनर को जवाब देते हुए बताता है कि अभी के लिए यंग मास्टर ज़ियाओ यान ये फैमिली के अंदर मौजूद है और मुझे ये भी पता चला है कि उन्होंने अपने एक दोस्त की जान बचाने के लिए आइस ग्लेशियर वैली के साथ भी पंगा ले लिया है। हालांकि फिलहाल के लिए तो वो आइस ग्लेशियर वैली से बचते हुए भागने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन आइस ग्लेशियर वैली इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और उसी के साथ साथ सोलाल पैलेस के बारे में भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। वो लोग भी हाल ही में डैन सिटी के अंदर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं और ये तो आप जानती ही होंगे कि सोलाल पैलेस की यंग मास्टर ज़ियाओ यान के साथ पुरानी दुश्मनी है। तो इसलिए मुझे डर है कि कहीं वो लोग यंग मास्टर ज़ियाओ यान को चोट ही ना पहुंचा दे। अब अपने उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस जूनर को भी वहाँ पे ज़ियाओ यान की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे अपने दो और एल्डर्स को बुलाते हुए उनसे कहती है कि मुझे जल्द से जल्द ये फैमिली में पहुंचाने का इंतजाम करो। अपनी लेडी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन दोनों एल्डर्स ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी अपनी पास का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ऊपर आसमान में एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना दिया था, जिसे देखकर मिस जूनर वहाँ पे एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती है, ज़ियाओ यान मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और अब मैं देखूंगी कि मेरे होते हुए तुम्हें कौन हाथ लगाने की कोशिश करता है। जिसने भी तुम्हें चोट पहुँचाने के बारे में सोचा भी मैं उसी समय उसकी जान ले लूंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये फैमिली के फॉरबिडन लैंड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर ये चोंग ज़ियाओ यान और उसके साथियों को लेकर अपने फॉरबिडन लैंड के अंदर ही आए हुए थे और वो उन्हें वहाँ पे अपने फॉरबिडन लैंड के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यंग हाउ एंशिएंट अल्टर हमारी ये फैमिली की एक बहुत ही ज्यादा खास और अजीब जगह है। यहाँ पे वैसे तो आपको सनलाइट का नामो निशान भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप एंशिएंट अल्टर की गहराइयों में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप सनलाइट के बहुत ही ज्यादा करीब है। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते, बस हम लोग इतना जानते हैं कि एंशिएंट अल्टर के अर्थ के सेंटर में सनलाइट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन ये सब भी बहुत रियली देखने को मिलता है। अब ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे सनलाइट की एनर्जी मिलती है या नहीं। और ये कहते कहते मास्टर ये चोंग वहाँ पे एक जगह पे आकर रुकते हुए उन लोगों से कहते हैं कि इस जगह से आगे एंशिएंट अल्टर का एरिया शुरू हो रहा है, तो अब यहाँ से आगे आपको खुद ही अपनी मदद करनी होगी। अब मास्टर ये चोंग की ये बात सुनकर ज़ियाओ यान भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए मास्टर टियान हाउ और पॉइजन कल के साथ मिलकर उसी एंशिएंट अल्टर के पास आ गया था, जहाँ की एनर्जी को महसूस करके ज़ियाओ यान वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये जगह तो वाकई ही आज की सबसे गर्म जगहों में से एक है और यहाँ का हेवन और अभी बहुत ज्यादा प्योर और खास दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है हम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जिसकी मुझे तलाश थी। और ये कहकर ज़ियाओ यान जल्दी से वहाँ पे मास्टर टियान हाउ से रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहता है, सीनियर टियान हाउ प्लीज जब तक मैं पॉइजन गर्ल की बॉडी से उसके पॉइजन को खत्म नहीं कर देता, आप डीमन पपेट के साथ मिलकर इस जगह की रक्षा करें ताकि कोई भी यहाँ पे अंदर आते हुए हमें डिस्टर्ब न कर सके। और ये कहते कहते ज़ियाओ यान ने वहाँ पे अपने डीमन पपेट को भी बाहर निकाल लिया था। ज़ियाओ यान की ये बात सुनकर मास्टर टियान हाउ उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपना पूरा ध्यान है इसकी बॉडी से पॉइजन को निकालने के ऊपर लगाओ, इस जगह की सारी जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे उस डीमन पपेट को लेकर उस एंशिएंट अल्टर के आउटर एरिया की तरफ चले जाते हैं ताकि वो बाहर रुक कर ही उसकी रक्षा कर सके। लेकिन पहले जहाँ मास्टर टियान हाउ थोड़े फनी दिखाई दिया करते थे, पर अब वो यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे थे और इस बात को ज़ियाओ यान भी वहाँ पे नोट कर लेता है। इसलिए वो पॉइजन गर्ल से कहता है कि जब से सीनियर टियान हाउ को उनकी बॉडी वापस मिली है वो मुझे कुछ बदले बदले लग रहे हैं, क्या तुमने भी ये बात नोट की है? जिसपे पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ये सब उनकी नई बॉडी की वजह से हो रहा होगा, उन्हें अभी भी यहाँ पे अपनी इस नई बॉडी को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। अब पॉइजन गर्ल की ये बात सुनकर ज़ियाओ यान भी वहाँ पे इस बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें आइस ग्लेशियर वैली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर टियानची भी किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वापस आ चुका था और वो वहाँ पे आइस ग्लेशियर वैली के मास्टर के सामने झुका भी हुआ था। तभी एक एल्डर वहाँ पे एल्डर टियानची से कहता है कि मास्टर ने तुम्हें उस पॉइजनस गर्ल की बॉडी खुलाने के लिए भेजा था, पर तुम तो खाली हाथ ही वापस लौट आए हो, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? उस एल्डर की ये बात सुनकर एल्डर टियानची सीधा वहाँ पे आइस ग्लेशियर वैली के मास्टर से कहता है, मास्टर मैंने लगभग उस पॉइजनस गर्ल को पकड़ ही लिया था, लेकिन अचानक ही वहाँ पे उनका एक और साथी आ गया जो कि डाउ ज़ोन रियलम में था। अब डाउ ज़ोन रियलम के कल्टीवेटर के बारे में सुनकर सभी को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो एल्डर जल्दी से वहाँ पे एल्डर टियानची से सवाल करते हुए पूछता है कि वो
वो पर्सन डाउजोन रियलम की कौन से स्टार पे था, जिसपे एल्डर टियानची थोड़ा डरते हुए बताता है कि 1 स्टार पे। लेकिन भले ही वो 1 स्टार डाउजोन रियलम का कल्टीवेटर था, पर उसके पास स्पेस को कंट्रोल करने की भी एबिलिटी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने मेरे सभी साथियों को भी वहाँ पे खत्म कर दिया। और अभी बेचारा एल्डर टियानची वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वैली मास्टर ने जाना कि वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा होते हुए उसके ऊपर वहाँ पे आइस क्रिस्टल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के काफी पीछे फेंक दिया था, जिसके साथ ही बेचारे एल्डर टियानची की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर बाकी सभी लोग डर के मारे जल्दी से वहाँ पे वैली मास्टर के सामने झुक जाते हैं। और तभी वैली मास्टर वहाँ पे कोल्ड टोन में एल्डर टियानची से सवाल करते हुए पूछते हैं तो अब वो लोग कहाँ गए हैं, जिसपे एल्डर टियानची डर के मारे वहाँ पे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब ये सुनकर वैली मास्टर को वहाँ पे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक फिंगर के इशारे से ही एल्डर टियानची के चारों तरफ एक आइस का बना हुआ टोर्नेडो बना दिया था, जिसके चलते बेचारे एल्डर टियानची की बॉडी धीरे धीरे वहाँ पे बर्फ में जमने लगी थी, जो देखकर एल्डर टियानची वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका था कि वो वैली मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान को बख्श दे। लेकिन अभी एल्डर टियानची वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वैली मास्टर को वहाँ पे अपने मेंशन के अंदर किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ पे कोल्ड टोन में उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। वैली मास्टर के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ऑरा फैलने लगा था और देखते ही देखते उस डिमोनिक ऑरा ने वहाँ पे सोल पैलेस के एक मास्टर का रूप ले लिया था, जो कि आते साथ ही वहाँ पे वैली मास्टर से कहता है कि आपका ये एल्डर वाकई ये सजा डिजर्व करता था। अपने मेंशन के अंदर सोल हाल के एक मास्टर को देखकर वैली मास्टर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे चौंकते हुए सोल हाल के उस मास्टर से कहते हैं कि आज आप आखिर यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए, जिसपे सोल हाल का वो मास्टर वहाँ पे वैली मास्टर को जवाब देते हुए कहते हैं कि आप जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं उनमें से एक पर्सन को मैं जानता हूँ, जो कि कहीं न कहीं मेरे सोल हाल का भी दुश्मन है, और अगर आप चाहें तो हम लोग मिलकर उन लोगों को ढूंढ सकते हैं, इससे हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में। सोल हाल के उस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वैली मास्टर भी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो वहाँ पे सोल हाल के उस मास्टर से कहते हैं कि मुझे बस वो पॉइजनस गर्ल चाहिए, बाकी लोगों से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, और अगर तुम उस पॉइजनस गर्ल को मुझे देने का वादा करते हो तो मुझे भी तुम्हारे सोल हाल पैलेस के साथ हाथ मिलाने में कोई भी आपत्ति नहीं है। वैली मास्टर की ये बात सुनकर सोल हाल का वो मास्टर वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए उनसे कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था वैली मास्टर आप वाकई काफी ज्यादा चालाक है। और ये कहते कहते सोल हाल का वो मास्टर अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। खैर उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें ये फैमिली की उसी एंशिएंट अल्टर वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ेवियन पॉइजनस गर्ल से कह रहा था कि जब मैं तुम्हारी बॉडी से उस पॉइजन को पूरी तरह से बाहर निकाल दूंगा तब तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होगा, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके इस दर्द को सहना होगा, क्योंकि इसके अलावा अभी के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। ज़ेवियन की ये बात सुनकर पॉइजन गर्ल वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो और अपने प्रोसेस को स्टार्ट करो, मैं उस दर्द को सहने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। जिसपे ज़ेवियन ने भी जल्दी से हमें अपना सारे हिलाते हुए अपनी ग्रीन हेवनली फ्लेम को भी समन कर लिया था, और अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन ने वहाँ पे पॉइजन गर्ल की बॉडी के ऊपर लगी हुई पहले वाली सील को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही पॉइजन गर्ल की इवल बॉडी वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी और धीरे धीरे उसका पॉइजन वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगा था। और असल में यही ज़ेवियन का प्लान था, वो सारे पॉइजन को एक जगह पे इकट्ठा करते हुए एक साथ ही उसे वहाँ पे पॉइजन गर्ल की बॉडी से बाहर निकालना चाहता था। और जब ज़ेवियन देखता है कि वो पॉइजन वहाँ पे पूरी तरह से पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर फैल चुका है, तो ज़ेवियन भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की कोर को वहाँ पे बाहर निकाल लेता है, जैसे ज़ेवियन ने सीधा वहाँ पे पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर ही भेज दिया था, जिसने पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर जाते ही वहाँ पे सारे पॉइजन को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे पॉइजन गर्ल का पॉइजन वहाँ पे उस मेडिकल कोर के अंदर जा रहा था, तो वैसे वैसे ही पॉइजन गर्ल को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। इवन हम देखते हैं कि अब तो धीरे धीरे वहाँ पे उसकी पॉइजनस बॉडी में क्रैक्स भी आना शुरू हो चुके थे, जो देखकर ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे अपने पास एक और मैजिकल कोर को बाहर निकाल कर पॉइजन गर्ल से कहता है कि अब अगला स्टेप और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज हार मत मानना। और ये कहकर ज़ेवियन ने वहाँ पे उस मैजिकल कोर का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजनस एनर्जी को ही वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते उस मैजिकल कोर की एनर्जी ने वहाँ पे चारों तरफ से पॉइजनस गर्ल को घेर लिया था, जो कि वहाँ पे पॉइजनस गर्ल के लिए एक हीलिंग एनर्जी के तौर पर काम कर रही थी, क्योंकि उस मैजिकल कोर की एनर्जी के चलते हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे पॉइजन गर्ल की बॉडी में आए हुए क्रैक्स भी भरने लगे थे, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था ये मैजिकल कोर वाकई मेरे काफी ज्यादा काम आई है। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे पॉइजन गर्ल से कहता है कि अपनी बॉडी के सारे पॉइजन को उसी मैजिकल कोर के अंदर डालने की कोशिश करो। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है, और उसने वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बचे कुछ हुए पॉइजन को भी सीधा वहाँ पे उसी स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वाली मैजिक कोर के अंदर ही डाल दिया था। और जैसे ही उसका सारा पॉइजन वहाँ पे उस मैजिकल कोर के अंदर जाता है, तो उस मैजिकल कोर का कलर भी वहाँ पे पूरा चेंज हो चुका था, और पॉइजन गर्ल की पॉइजनस एनर्जी अब वहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि वो मैजिकल कोर भी उसे नहीं
नहीं संभाल पा रहा था, जिसके चलते वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो जाता है और पॉइजन गर्ल की इवल पॉइजनस बॉडी वहाँ पे एक बार फिर से उसके ऊपर भारी पड़ने लगती है, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़ी हुई मैजिकल कोर का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। और जैसे जैसे वो ग्रीन एनर्जी वहाँ पे पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे ही पॉइजन गर्ल को अपनी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा पेन होने लगा था, जो देखकर ज़ेवियन उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। लेकिन अब बेचारी पॉइजन गर्ल को वहाँ पे अपनी लिमिट से भी ज्यादा दर्द होने लगा था, जिसके चलते अब वो वहाँ पे धीरे धीरे बेहोश भी होने लगे थे। और ऊपर से अब ज़ेवियन ने भी वहाँ पे अपनी सारी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके चलते अब उसके पास भी पॉइजन गर्ल को बचाने का और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो अचानक ही हम देखते हैं कि उस एंशिएंट एल्डर की सनलाइट एनर्जी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जो कि बाहर आते ही सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान में जाने लगी थी और ऊपर आसमान में जाकर सीधा वहाँ पे ब्लास्ट होते हुए फायरवर्क की तरह धीरे धीरे वहाँ पे नीचे गिरने लगती है। और जैसे जैसे वो सनलाइट एनर्जी वहाँ पे पॉइजन गर्ल की बॉडी के ऊपर गिर रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि पॉइजनस गर्ल की पॉइजनस एनर्जी भी वहाँ पे सप्रेस होने लगी थी। और देखते ही देखते वहाँ पे थोड़ी ही देर में पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर मौजूद अब सारी पॉइजन वहाँ पे पूरी तरह से सप्रेस हो चुकी थी, जिसके साथ ही पॉइजन गर्ल ने दोबारा वहाँ पे अपनी आंखें भी खोल ली थी। जिसके बाद पॉइजन गर्ल वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए ज़ेवियन के कहे अनुसार वहाँ पे अपनी सारी पॉइजनस एनर्जी को वहाँ पे एक ही जगह पे इकट्ठा करने लगी थी, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए उस एंशिएंट अल्टर का शुक्रिया अदा करने लगा था, क्योंकि अनजाने में ही उस एंशिएंट अल्टर ने वहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा मदद कर दी थी, जो कि ज़ेवियन और पॉइजन गर्ल के लिए तो किसी बहुत बड़े ट्रायल से कम नहीं था। और अभी ज़ेवियन वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी एक लाइट स्टोन उड़ता हुआ सीधा वहाँ पे उसके हाथ के ऊपर आके गिरता है। जैसे जब ज़ेवियन वहाँ पे गौर से देखता है तो उसे भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये तो एक फ्लेम सीड है, तो इसका मतलब है कि इसी फ्लेम सीड ने ही यहाँ पे पॉइजन गर्ल की उन पॉइजनस पावर्स को सप्रेस करने में यहाँ पे हमारी मदद की थी। ये चीज वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, जो कि आगे चलकर मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। और ये कहते हुए ज़ेवियन ने वहाँ पे इस फ्लेम सीड को अपने पास ही रख लिया था, जिसके बाद वो इधर उधर देखते हुए सीधा वहाँ पे एंशिएंट अल्टर के कोने पे आके खड़ा हो जाता है और नीचे वहाँ पे एंशिएंट पूल की तरफ देखते हुए खुद से ही कहता है कि मास्टर ये चुंग ऐसा क्यों कह रहे थे कि यहाँ पे सनलाइट एनर्जी कभी भी अपीयर नहीं होती, हालांकि मुझे तो यहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लेम का एहसास हो रहा है। और ये कहकर जब ज़ेवियन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उस नीचे वाले एंशिएंट पूल के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पे उस एंशिएंट पूल के काफी नीचे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अर्थकोल पल दिखाई देता है, जिसे एक बहुत ही ज्यादा खास और रेयर ट्रायल माना जाता था। इवन कुछ लोग तो इसे बस एक अफवाह भी समझते थे। और उस अर्थकोल पल को देखते ही वहाँ पे ज़ेवियन को अपने मास्टर याओ की कही हुई बातें याद आने लगी थी, जहाँ उसके मास्टर ने एक बार उसे अर्थकोल पल के बारे में बताया था कि अर्थकोल पल ज्यादातर अर्थ की गहराइयों में पाए जाते हैं और हजारों लाखों सालों की सनलाइट एनर्जी के कंडेंस होने के बाद इस तरह के एक अर्थकोल पल क्रिएट होता है, जिसकी मदद से एक 9th ग्रेड के एलेक्जर को भी रिफाइन किया जा सकता है। उस समय ज़ेवियन मास्टर याओ की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन 9th ग्रेड के एलेक्जर उस समय उसे बस एक अफवाह ही लगती थी, इसलिए ज़ेवियन ने वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इवन उसे तो ये भी लगा था कि शायद मास्टर याओ उसके साथ मजाक कर रहे हैं। और जब ज़ेवियन मास्टर याओ से इस बारे में बात करता है तो मास्टर याओ ने गुस्से से वहाँ पे उसके कान के पीछे एक बजा भी दिया था। और बेचारे ज़ेवियन ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो आज तक जिस बात को फजूल समझते हुए आ रहा था, आज वही अर्थकोल उसकी आंखों के सामने था। और ये सब याद करके ज़ेवियन वहाँ पे खुद से ही कहता है, तो अब मुझे समझ आ रही है कि आखिर यहाँ पे सूरज की सनलाइट एनर्जी अपीयर क्यों नहीं होती। वो सारी सनलाइट एनर्जी को तो ये अर्थकोल पल ही ऑब्जर्व कर लेता होगा। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे उस अर्थकोल पल को बाहर निकालने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो वहाँ पे अपनी ग्रीन हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करने वाला था। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें ये फैमिली के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का मौसम अचानक ही काफी ज्यादा ठंडा होने लगा था। और जब वहाँ पे आसपास घूम रहे लोग ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे आइस ग्लेशियर वैली के काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर्स दिखाई देते हैं, जिनमें एल्डर टियानशी भी शामिल था। और ये ठंड यहाँ पे उन्हीं के पावरफुल आइस ओरा की वजह से फैल रही थी, लेकिन ये फैमिली के लोगों को वहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर आइस ग्लेशियर वैली के लोग यहाँ पे इस तरह से हमारी ये फैमिली के अंदर क्यों आ रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी एवनली ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसे नीचे सीधे वहाँ पे उसी एंशिएंट पूल के अंदर मौजूद अर्थकोल पल के अंदर भेज दिया था। लेकिन वो अर्थकोल पल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने देखते ही देखते ज़ेवियन की हेवनली फ्लेम को ही वहाँ पे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, जो कि ज़ेवियन के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अब क्योंकि ज़ेवियन की हेवनली फ्लेम उसके अंदर थी तो ज़ेवियन भी वहाँ पे उस अर्थकोल पल को कंट्रोल कर सकता था। इसलिए अब की बार ज़ेवियन वहाँ पे सीधा वहाँ पे उस अर्थकोल को ही बाहर लाने लगा था, जो कि जैसे ही एंशिएंट अल्टर के क्लोज आता है तो अचानक ही वो एंशिएंट अल्टर भी वहाँ पे एक्टिवेट हो गया था, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली ऑरा निकलते हुए सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ जाने लगा था। जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे चौंकते हुए खुद से ही कहता है कि क्या ये अर्थकोल पल यहाँ पे इस एंशिएंट अल्टर के अंदर मौजूद प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब है कि ये खुद को प्योर हेवनली फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा है और उस एंशिएंट अल्टर
एल्डर की सारी पावर को ऑब्जर्व करने के बाद वो अतकोल पल सीधा उड़ते हुए वहाँ पे ज़ेवियन के पास ही आ गया था, जिसे देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे कितना ज्यादा खास टायर मेरे हाथ में लग जाएगा। लेकिन अभी ज़ेवियन वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी ज़ेवियन को वहाँ पे ये फैमिली के अंदर कोई खतरा महसूस होता है, इसलिए ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे उस अतकोल पल को अपने पास ही रख लेता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइस ग्लेशियर वैली के वो चारों एल्डर्स वहाँ पे ये फैमिली के मेंशन के बाहर आ चुके थे, जहाँ पे आते साथ ही ग्रेट एल्डर वहाँ पे अनाउंस करते हुए ये फैमिली के मास्टर से कहता है कि चुपचाप उस इवल पॉइजनस बॉडी वाली लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना हम लोग यहाँ पे तुम्हारी पूरी ये फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहते हुए उस ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी ये फैमिली की चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना दिया था, ताकि कोई भी यहाँ से बचकर भाग ना सके। अब ग्रेट एल्डर की ये धमकी सुनकर मास्टर ये चोंग भी जल्दी से अपने एल्डर्स के साथ वहाँ पे बाहर आ जाते हैं, जहाँ जैसे ये फैमिली के एल्डर्स की नजर वहाँ पे आइस ग्लेशियर वैली की उस ग्रेट एल्डर के ऊपर पड़ती है तो वो दोनों ही एल्डर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि ग्रेट एल्डर आइस ग्लेशियर वैली का बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर था और ऊपर से उसके साथ साथ वहाँ पे एल्डर टियान छी भी था, जिसका अपना भी पूरी डैन सिटी के अंदर बहुत ज्यादा खौफ था। और यही बात वहाँ पे ये फैमिली को डराने के लिए काफी थी। लेकिन ये फैमिली के लोगों को अभी तक भी वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर आइस ग्लेशियर वैली के लोग यहाँ पे कौन सी इवल पॉइजनस बॉडी वाली लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी कोई लड़की तो हमारी ये फैमिली के अंदर मौजूद है ही नहीं। लेकिन तभी मास्टर ये चोंग को वहाँ पे कुछ याद आता है और वो जिनलान से सवाल करते हुए पूछते हैं क्या आइस ग्लेशियर वैली का ये एल्डर यहाँ पे उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जो कि यहाँ पे मिस्टर ज़ेवियन के साथ आई थी, जिसपे जिनलान भी वहाँ पे उदास होते हुए हमें अपना सर हिलाती है, जो देखकर तो ये फैमिली के एल्डर्स वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उन लोगों को वहाँ पे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से डर ही रहे थे कि तभी अचानक कि वहाँ पे मास्टर टियान हाउ की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए ये फैमिली के मास्टर और एल्डर से कहते हैं कि मेरे होते हुए आखिर आप लोग यहाँ पे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं, और वैसे भी मैंने आपकी ये फैमिली से थोड़ी ही न मदद मांगी है, मैं अकेले ही यहाँ पे आइस ग्लेशियर वैली के इन सभी लोगों को संभाल लूंगा। मास्टर टियान हाउ कैसे कहते ही ज़ेवियन भी वहाँ पे आगे आते हुए मास्टर ये चोंग से कहता है कि ये लोग असल में हमारी वजह से यहाँ पे आए हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर से दूर ही रहें। जिसपे मास्टर ये चोंग भी वहाँ पे ज़ेवियन को ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वाकई ये फैमिली आइस ग्लेशियर वैली के साथ पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए ये फैमिली पीछे रहने में ही अपनी भलाई समझती है। जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे मास्टर टियान हाउ से कहता है सीनियर टियान हाउ, क्या हम दोनों मिलकर यहाँ पे इन चार एल्डर्स का मुकाबला कर पाएंगे। जिसपे मास्टर टियान हाउ वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ ज़ेवियन से कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे एक ही झटके में टेलीपोर्ट होते हुए सीधा वहाँ पे उन चारों एल्डर्स के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ बेचारा एल्डर टियान छी तो मास्टर टियान हाउ को देखते ही वहाँ पे बहुत तरह डर गया था, और एल्डर टियान छी को वहाँ पे इस तरह से डरते हुए देखकर ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे समझ गया था कि हो न हो जरूर यही वो मास्टर होगा जिसने एल्डर टियान छी को हराया होगा। इसलिए वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट टोन के साथ मास्टर टियान हाउ से बात करते हुए उनसे कहता है कि मैं भी आपकी तरह एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउ जोन रियलम का कल्टीवेटर हूँ, लेकिन आप हैं कौन। आज से पहले तो मैंने आपको डैन सिटी के अंदर कभी भी नहीं देखा और ना ही आपके बारे में कभी कुछ सुना है। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे कोल्ड स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए बताते हैं कि मेरा नाम टियान हाउ है। अब मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनकर वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे मास्टर टियान हाउ से कहता है मैं आपके टैलेंट की बहुत ही ज्यादा कदर करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ग्लेशियर वैली का साथ देते हुए इस मैटर से दूर ही रहिए। इसमें आपका और हमारी आइस ग्लेशियर वैली दोनों का फायदा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरी बात नहीं मानते हैं तो मजबूरन इस लड़के के साथ साथ मुझे यहाँ पे आपको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब सब कुछ आपके फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। उस ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी वाइन को पीते हुए उससे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मेरा क्या फैसला होगा। अब मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनते ही ग्रेट एल्डर वहाँ पे समझ गया था कि मास्टर टियान हाउ उनके साथ फाइट करना चाहते हैं, इसलिए ग्रेट एल्डर वहाँ पे एल्डर टियान छी से कहता है कि इस डाउ जोन रियलम के मास्टर के साथ मैं खुद फाइट करूंगा और इस लड़के को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, पर याद रखना अगर इस बार तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो वैली मास्टर तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर ग्रेट एल्डर ने अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मास्टर टियान हाउ के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके लिए हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ भी वहाँ पे पूरी तरह से रेडी थे। वो भी उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर देते हुए उसके साथ फाइट करने लगे थे, और उन दोनों के अटैक्स इतने ज्यादा फास्ट थे कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे दो एनर्जीज आपस में टकरा रही हो। और ज़ेवियन जो कि वहाँ पे उन दोनों की फाइट को ही देख रहा था, एल्डर टियान छी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है लड़के इस बार मैं देखता हूँ कि तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाता है। लेकिन अभी एल्डर टियान छी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक कि वहाँ पे एक बार फिर से वही डिमोनिक ऑरा फैलने लगता है, जो कि और किसी के नहीं बल्कि सोल हाल के उसी मास्टर का था। सोल हाल का वो मास्टर वहाँ पे आते हुए एल्डर टियान छी से कहता है एल्डर टियान छी मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन ये लड़का हमारे सोल हाल पैलेस का शिकार है, इसलिए इसे तो मैं खुद यहाँ पे अपने हाथों से मारूंगा। सोल हाल पैलेस के उस मास्टर को वहाँ पे देखकर ज़ेवियन भी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, जबकि सोल हाल पैलेस का वो मास्टर वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में उससे कहता है ज़ेवियन क्या मैं तुम्हें अभी तक भी याद ही होगा, क्योंकि मेरे
जैसे भला एक महान प्रोटेक्टर को कौन ही भूल सकता है। लेकिन अभी प्रोटेक्टर वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था। तब तक हम देखते हैं कि ज़ेवियर ने जल्दी से वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक भी कर दिया था। और ज़ेवियर का ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि एक पल के लिए तो बेचारा प्रोटेक्टर भी वहाँ पे घबरा गया था। लेकिन उसी के साथ उसने वहाँ पे जल्दी से अपने स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियर के पावरफुल अटैक को भी वहाँ पे रोक लिया था। जिसके बाद प्रोटेक्टर वहाँ पे ज़ेवियर का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, लड़के मानना पड़ेगा, तुमने बस कुछ ही समय में खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया है। इवन तुम्हारा किलिंग और भी पिछली बार से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे हराने के लिए फिर भी ये काफी नहीं है। पर अभी प्रोटेक्टर वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी ज़ेवियर वहाँ पे अपने डीमन पपेट का इस्तेमाल करते हुए पीछे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि आज तो मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करके रहूंगा। लेकिन उस डीमन पपेट का वो अटैक वहाँ पे प्रोटेक्टर को लग पाता। उससे पहले एल्डर टियानची ने वहाँ पे बीच में आते हुए उस डीमन पपेट को वहाँ पे अपनी आइस में जमा दिया था और उसके बाद एल्डर टियानची वहाँ पे उस डीमन पपेट के साथ फाइट करने लगा था। जो देखकर ज़ेवियर ने भी वहाँ पे गुस्से से अपनी पास को बढ़ाते हुए प्रोटेक्टर की स्पिरिचुअल चेंज को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद ज़ेवियर वहाँ पे बहुत ही गुस्से से अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टर के ऊपर हमले किए ही जा रहा था। लेकिन प्रोटेक्टर भी वहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट था। वो वहाँ पे बहुत ही इजीली ज़ेवियर के हर एक हमले को डॉज करता जा रहा था। जो देखकर प्रोटेक्टर वहाँ पे ज़ेवियर को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए उससे कहता है कि इतने साल गुजर गए लेकिन तुम अभी तक भी यहाँ पे दूसरों की पावर के सहारे ही जी रहे हो। तुम्हारे जैसा एक कचरा कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता। जिसपे ज़ेवियर भी वहाँ पे गुस्से से उससे कहता है कि तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे किसी भी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। और ये कहकर ज़ेवियर ने वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसपे प्रोटेक्टर वहाँ पे एक बार फिर से ज़ेवियर का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे मास्टर याओलॉव को भी ऐसा ही लगता था और अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा मास्टर याओलॉव हमारे पास किस हालत में कैद है। और ये कहते हुए अब प्रोटेक्टर ने भी वहाँ पे ज़ेवियर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जैसे ज़ेवियर भी अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही देर से मूव करते हुए बचने लगा था। जो देखकर प्रोटेक्टर वहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने की, मुझे लगता है अब तो तुम्हें यहाँ पे खत्म करना ही होगा। और ये कहकर प्रोटेक्टर ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से ज़ेवियर के चारों तरफ वहाँ पे मल्टीपल पोर्टल्स को क्रिएट कर दिया था, जिनसे लगातार वहाँ पे कुछ स्पीयर बाहर निकलते हुए ज़ेवियर के ऊपर अटैक करने लगे थे। जो देखकर ज़ेवियर भी वहाँ पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को इतनी तेजी से घुमाने लगता है कि प्रोटेक्टर का कोई भी स्पीयर वहाँ पे ज़ेवियर को टच भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन ज़ेवियर भी खुद को वहाँ पे ज्यादा देर नहीं बचा पाता क्योंकि प्रोटेक्टर ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी चेंज का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियर को वहाँ पे उनके अंदर ट्रैप कर लिया था। जो देखकर तो एल्डर टियानची की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। और ऊपर से प्रोटेक्टर भी वहाँ पे ज़ेवियर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो क्या तुम अपनी इस पावर के चलते मेरे सोल हाल पैलेस के साथ पंगा लेना चाहते थे और हमसे अपने मास्टर याओलॉव को बचाना चाहते थे। और ये कहकर प्रोटेक्टर वहाँ पे एक बार फिर से ज़ेवियर का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि मुझे लगता है शायद तुम पागल हो गए हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया था कि तुम अपनी इस मामूली सी पावर के चलते मेरे सोल हाल पैलेस के साथ पंगा ले पाओगे। जिसपे ज़ेवियर भी वहाँ पे गुस्से से उससे कहता है कि हाँ मैं अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे सोल हाल पैलेस को मिट्टी में मिलाऊंगा। और ये कहकर ज़ेवियर अचानक ही वहाँ पे अपनी 3 मिस्टीरियस स्काई फायर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि ज़ेवियर के पास वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और उसी के साथ साथ उसके फेस के ऊपर कुछ हेवनली मास्क भी बन चुके थे। जिसके बाद ज़ेवियर ने वहाँ पे अपना बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए प्रोटेक्टर की चेंज को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ज़ेवियर का ये ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि उसके चलते बेचारा प्रोटेक्टर भी खिसकते हुए वहाँ पे पीछे चला गया था। जबकि एल्डर टियानची को तो वहाँ पे ज़ेवियर की 3 मिस्टीरियस स्काई फायर टेक्निक को देखकर तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसलिए एल्डर टियानची वहाँ पे प्रोटेक्टर को भी केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि एल्डर टियानची 3 मिस्टीरियस स्काई फायर टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है। जो देखकर प्रोटेक्टर एक बार फिर से ज़ेवियर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भले तुम अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक लेवल ऊपर चले गए हो लेकिन अभी भी तुम्हारी ये ताकत मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। अब प्रोटेक्टर की ये बात सुनकर ज़ेवियर 3 मिस्टीरियस स्काई फायर के सेकंड पार्ट को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते तो अब ज़ेवियर की बॉडी से वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगा था। जो देखकर एल्डर टियानची वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या इस लड़के के पास 2 हेवनली फ्लेम्स है? मुझे लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पे इस लड़के को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। लेकिन प्रोटेक्टर को तो अभी भी वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एल्डर टियानची से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी भी इस लड़के को इजीली खत्म कर सकता हूँ। और ये कहकर जैसे प्रोटेक्टर वहाँ पे ज़ेवियर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो ज़ेवियर ने 3 मिस्टीरियस स्काई फायर टेक्निक के तीसरे पार्ट को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते अब वहाँ पे ज़ेवियर की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्हाइट ऑरा निकलने लगा था। और ये व्हाइट ऑरा किसी और का नहीं बल्कि बोन चिलिंग फायर का था। और ये ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने वहाँ पे मास्टर टियानहाउ और ग्रेट एल्डर की फाइट को भी रोक दिया था। और बेचारे प्रोटेक्टर को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं हम देखते हैं कि ज़ेवियर के फोरहेड के ऊपर बोन चिलिंग का हेवनली मार्क भी एक्टिवेट हो गया था। और ज़ेवियर का ये रूप देखने में वाकई काफी ज्यादा कूल दिखाई
ले रहा था, लेकिन ज़ेयुयन तो अभी तक भी वहाँ पे नहीं रुक रहा था। वो लगातार वहाँ पे अपने मास्टर की बोन चिलिंग फायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा ही जा रहा था, जो कि एक टाइम पे आकर इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि उसकी वजह से पूरी ये फैमिली का मेंशन ही वहाँ पे हिलने लगा था। इवन एल्डर्स तो वहाँ पे खुद ब खुद ही उड़ते हुए पीछे गिरने लगे थे, और बेचारे एल्डर टियानची और प्रोटेक्टर की हैरानगी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। एल्डर टियानची तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या इस लड़के के पास 3 हेवनली फ्लेम्स मौजूद है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी एल्डर टियानची वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बोन चिलिंग फायर की वजह से ज़ेयुयन की बॉडी के ऊपर एक फायर का बना हुआ आर्मर बनने लगा था, और उसी के साथ साथ उस बोन चिलिंग फायर की वजह से ज़ेयुयन के पूरे बाल ही वहाँ पे सफेद हो चुके थे, और यही वो ज़ेयुयन का लुक था जिसे हम न जाने कब से देखना चाह रहे थे। ज़ेयुयन का ये लुक तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था, बिल्कुल ऐसा टजू की तरह। और तभी ज़ेयुयन वहाँ पे कोल्ड टोन में कहता है, ये है 3 मिस्टीरियस स्काई फायर का 3rd पार्ट। और ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ेयुयन की आंखों से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बोन चिलिंग फायर ऑरा निकलने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।